जय हिंद। जैसा कि सीरीज में हम उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सेट पुलिस के लिए कर रहे हैं, तो 6 प्रैक्टिस सेटों का हम अध्ययन कर चुके हैं, व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट हम कल हल करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 7। प्रैक्टिस सेट 7 में हम प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रहमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसै, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रहीमदास कह रहे हैं कि जो श्याम की पुतली है वो जलज मधुकर, जैसे पंकज की यानी कमल की पंखुड़ी होती है उसकी भांति लग रही है। तो जहां जिन शब्दों में जनहु, मनहु, जानो, मानो जैसे शब्द जिन पंक्तियों में आ जाते हैं उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना वर्णित या व्यक्त की जाती है। तो इस पंक्ति में जो हमारा अलंकार होगा वो होगा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में अभेद आरोप होता है, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। अनन्वय अलंकार में उपमेय की तुलना स्वयं उपमेय से कर दी जाती है। तो यहां हमारी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 2, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुते होए। बिहारी जी मंगलाचरण में, बिहारी सत्सई के मंगलाचरण में लिख रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरे कष्टों का निवारण करिए, राधा नागर सोए। वो प्रार्थना भगवान कृष्ण से नहीं, राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और कौन सी राधा से? कि जातन की झाई पर है, जिसकी परछाई मात्र को देखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन राधा से अपने कष्टों के निवारण के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस पंक्ति में हमें तय करना है हमारा छंद कौन सा होगा। तो छंदों के लिए हम एक बार मात्राएं लगाए लेते हैं। तो मात्राएं लगाने का नियम है, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। और यहाँ हमारी होगी गुरु गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। तो यहाँ हमारा चरण का समापन हुआ, एक चरण का। तो 2, 4 और 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी पहले चरण में मात्राओं की संख्या 13 है, जबकि 2 और 2 4, 6, 8, 10 और 1 दूसरे चरण में 11। अर्थात जिन पंक्तियों के पहले तीसरे चरण में, जिन छंद के पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वहां पर दोहा छंद होता है। जबकि सोरठा इसका विपरीत छंद है। बरबय छंद के पहले तीसरे चरण में 12 और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ये तीनों ही अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जबकि उल्लाला विषम मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से वीर रस का भेद नहीं है? युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर या फिर कर्मवीर। तो वीर रस का भेद, वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। कर्मवीर वीर रस के भेद में नहीं आता। काव्य शास्त्र के रस संप्रदाय में वीर रस में 4 ही वीर पुरुषों का वर्णन मिलता है। पहले जो युद्ध में वीरता दिखाएं, दूसरे धर्म के पथ पर चलकर वीरता का काम करें, क्योंकि धर्म का आचरण करना भी
वीरता की ही बात है। दूसरे जो दया करने की वीरता दिखा सकें, दया वीर जिन्हें कहा जाता है। और चौथे जो दान करते हैं, जिसमें हम कर्ण का नाम भी पढ़ते हैं, दया दानवीर कर्ण। तो 4 प्रकार के वीर हैं, लेकिन कर्मवीर का प्रावधान या कर्मवीर का उल्लेख वीर रस में नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 4, दूध दोहत अतिही रते बाड़ी, एक धार दोहनी पहुंचावते, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण गाय का दूध दोह रहे हैं, गाय से दूध निकाल रहे हैं। वहीं राधा का आगमन हुआ और उनके मन में श्रृंगार रस की भावना आई, तो उन्होंने क्या कि एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जिसमें दूध निकाल रहे हैं उस पात्र में पहुंचा रहे हैं, और दूसरी धार राधा यानी प्यारी जहां पर खड़ी हुई है वहां पर ले जा रहे हैं। तो क्योंकि रति भी है यहाँ पर शब्द, तो हमारा रस होगा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के भी यदि भेदों की बात की जाए तो इसमें होगा संयोग श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 5, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पैसा ही माँ बाप होना चाहिए, मर जाए पर पैसा ना जाए, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चाहे तो आप खाल खींच लो पर किसी भी तरीके से पैसा हमारे पास से नहीं जाना चाहिए, अत्यधिक कंजूस होना। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। स्त्री मेरे भीतर बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना है। के रचनाकार कौन है? किरण बेदी, पवन करण, महुआ माझी, चंद्रकांत। पवन जी की ये रचना, जो कि आमतौर पर हम कहते हैं कि स्त्री लेखन स्त्रियों के द्वारा या दलित लेखन दलितों के द्वारा किया जाता है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ जीवन में सीखते हैं वह स्व अनुभव से तो सीखते हैं, लेकिन पर अनुभव से भी हम अधिकांश चीजें सीखते हैं। तो स्त्री मेरे भीतर की जो रचना है उसके रचनाकार, उसके लेखक पवन करण जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में एक पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया और 1920 तक रहा उनका संपादन कार्यकाल। और उनके उत्कृष्ट लेखनी और कार्यशैली के आधार पर ही उस समय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बनी सरस्वती पत्रिका, जिसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन कार्य किया। और कब से कब तक किया? तो 1903 से लेकर के 1920 तक लगातार महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा हिंदी के विकास के लिए, उसमें उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सन 1883 में एक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया गया और उस पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। अर्थात यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1883, और इसके संपादक कौन थे या प्रकाशक कौन थे? तो वो थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी। वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस रचनाकार को सम्मानित किया गया? अमरकांत, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। अमरकांत को सन 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2009 में हिंदी में अमरकांत अकेले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार नहीं थे, बल्कि इनके साथ में श्रीलाल शुक्ल जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2005 में
कुंवर नारायण को हिंदी में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1984 से पहले यह पुरस्कार एक रचना विशेष पर दिया जाता था, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला या उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को मिला। लेकिन 1984 के बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना विशेष के स्थान पर रचनाकार के द्वारा सर्वोच्च स्थान संपूर्ण साहित्य लेखन पर दिया जाने लगा। अशोक वाजपेयी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन इनकी एक उत्कृष्ट रचना कहीं नहीं वही जो काव्य संग्रह है, पर उनको सन 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नरेश मेहता जी को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कुंवर नारायण जी थे, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। बालू की भीत लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो यदि आप बालू से भीत अर्थात दीवार को लगाने का प्रयास करेंगे तो वो रुकेगी नहीं, बहुत जल्दी ढह जाएगी, बनेगी ही नहीं। रुकना तो बहुत बड़ी बात है। अर्थात निस्सार वस्तु, ऐसी वस्तु इसका कोई सार ही नहीं है। गीली बालू भले थोड़े कुछ क्षण के लिए टिक जाए, लेकिन सूखी बालू तो टिक ही नहीं सकती, उसका कोई सार ही नहीं है। तो जो निस्सार वस्तु है उसी के लिए हम कह सकते हैं बालू की भीत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो हर काल से अपना संबंध रखता है वह सार्वकालिक होता है। जो हर देश से अपना संबंध रखता है वह सार्वदेशिक होता है। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन जो समस्त पृथ्वी या भूमि से संबंध रखता है, क्योंकि भूमि शब्द में जब एक प्रत्यय जोड़ा तो एक प्रत्यय के नियमानुसार बड़े ऊ की जगह पर शब्द हो गया बड़ा ओ, तो शब्द बना भौमिक और इसमें जोड़ा सार्व, यानी समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त भूमि से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अर्थात हमारा उत्तर है विकल्प तीसरा। आधा खिला हुआ फूल वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कली, पराग, पुष्प या मुकुल। कली फूल की उस अवस्था को कहते हैं जो पूरी तरीके से बंद है। पराग, जो मधुमक्खियां भ्रमर आता है वो पराग लेकर जाता है, जिससे शहद बनाए जाते हैं, उसके कुछ गुण हैं। फूल को ही पुष्प कहा जाता है तत्सम शब्द में, लेकिन ऐसा फूल जो कली से तो बाहर आया लेकिन अपने पूर्ण यौवन को पूरी तरीके से नहीं खिला, वह मुकुल कहलाता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है और वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्योंकि यहां पर जो वाह शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का होना अनिवार्य है। और कितना शब्द प्रशंसा में कहा गया शब्द है, ना कि प्रश्न में पूछा गया, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर विकल्प संख्या 14 चौथा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए।
सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। हालांकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जहां फर्स्ट पर्सन यानी मैं और हम का बोध हो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहां तुम का बोध हो, तू का बोध हो, वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जहां वह का बोध हो, यह का बोध हो, तीसरे व्यक्ति का बोध हो, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कोई नहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, चलाना, चलवाना, चलना फिरना। चलना अकर्मक क्रिया है, चलवाना सकर्मक क्रिया है, चलना फिरना संयुक्त क्रिया है। लेकिन चलवाना कर्ता कार्य करने वाला काम खुद ना करके किसी अन्य माध्यम से करवा रहा है, अर्थात वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो। और प्रश्न भी हमसे प्रेरणार्थक क्रिया ही जानना चाह रहा है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से क्रमवाचक विशेषण का चयन कीजिए। विशेषण के मुख्य 4 भेद में संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक के निश्चयवाचक में क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हमें ढूंढना है, चयनित करना है। तो 4 गणना का बोध करा रहा है, 4 गुना आवृत्ति का बोध कराता है, चारों समुदाय का बोध करा रहा है, लेकिन क्रम का बोध चौथा शब्द से हो रहा है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। निपात के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 9। अव्यय के मुख्य भेद 4 होते हैं और उसका अन्य अंग निपात को माना जाता है। लेकिन निपात के 9 भेद होते हैं और निपात वे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ के साथ व्यक्त करते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा चौथा। प्रश्न संख्या 18, पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं एक वचन, बहुवचन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जितनी भी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं वे सदैव एक वचन होती हैं, अर्थात उत्तर होगा विकल्प ए। पदार्थवाचक संज्ञाओं में हम नाप तौल वाली वस्तुओं को लेते हैं, जैसे लोहा, सोना, पेट्रोल, तेल। इन सब को एक वचन के दरमियान ही रखा जाता है। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो टपकने की विशेषता है कि वो बूंद बूंद टपक रहा है, अर्थात वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जब किसी क्रिया की विशेषता बताते हुए समय का बोध कराया जाए, पुराना, पुरातन, प्राचीन, नवीन, आधुनिक, नया कालवाचक के अंतर्गत आता है। बाहर, भीतर, आमने सामने, दाएं बाएं स्थान का बोध कराते हैं तो स्थानवाचक में आता है। किसी भी कार्य को करने का तरीका, ढंग, शैली
अच्छा, बुरा, तेज, सर्वत्र, अचानक आदि शब्द आए तो वह रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के परिमाण का बोध हो रहा है तो यहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रतिनिधित्व करता है? तुम कहां जा रहे हो? वो प्रश्नवाचक बोध है। वह मेरे घर आया, वह तीसरा व्यक्ति है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। कुछ हो गया है पर पता नहीं है क्या हो गया है तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। मैं पढ़ता हूं तो मैं प्रथम पुरुषवाचक हूं तो इस वाक्य में भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी, तीसरा। से कारक चिन्ह निम्नलिखित में से किन विभक्तियों का चिन्ह है? कर्ता और कर्म। तो कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से और संप्रदान के लिए करण से और संबंध का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। अर्थात हमारा उत्तर होगा करण और अपादान। करण में से कारक चिन्ह साधन के रूप में आता है जबकि अपादान में अलगाव का बोध करा रहा होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? अंत्येष्टि, इच्छा, झोंपड़ी या झुरमुट। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, अगर अंतिम संस्कार हो तो किया जाता है लेकिन अंत्येष्टि की जाती है। इच्छा भी मन में होती है, झोंपड़ी भी होती है, डाली जाती है, उड़ती है, तो वो स्त्रीलिंग है। लेकिन झुरमुट, जिसे हम झुंड के रूप में भी कह सकते हैं, झुरमुट जो समूह का बोध करा रहा है, वह पुल्लिंग शब्द होता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से हिंदी में वचन का भेद नहीं है? तो भाई हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थात द्विवचन हिंदी में नहीं होता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। काल के 3 भेद भूत, वर्तमान, भविष्य में से वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेदों में सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल आते हैं। अर्थात आसन्न वर्तमान काल का भेद नहीं होता है, जबकि आसन्न भूतकाल का भेद होता है। आसन्न का अर्थ होता है निकट समय में, तुरंत ही, हाल ही। अर्थात प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा विकल्प तीसरा। निम्नलिखित में से, यहां मैं वर्तनी संबंधी दी है, एक मात्रा होगी।
विकारी शब्द का चयन कीजिए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, भाव, वाच्य आदि किसी भी आधार पर परिवर्तित हो जाएं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और आप किसी के भी साथ प्रयोग कर लीजिए, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी आपका भाव हो या वाच्य हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए और आजकल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लड़का शब्द का वचन अगर बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा, और अगर लिंग बदलेंगे तो लड़की हो जाएगा। तो जो शब्द बदल जाए वही विकारी शब्द है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। तेजोमय में कौन सी संधि है? तेजः धनमय, अर्थात नियम यह कहता है विसर्ग संधि का कि यदि विसर्ग से पूर्व आ, ए और ओ आता है और बाद में पांचवा अक्षर है, यद्यपि पांचवें अक्षर के अलावा हम छोटा आ भी हो सकता है, इसके अलावा तीसरा चौथा वर्ण भी हो सकता है, अंत्यस्थ व्यंजन भी हो सकते हैं और ऊष्म व्यंजन का हा भी हो सकता है। यदि इतने वर्ण विसर्ग के बाद आते हैं तो विसर्ग उस स्थिति में ओ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी विसर्ग हटकर बन जाएगा तेजोमय। तो तेजः धनमय विसर्ग की संधि व्यंजन से हो रही है, तब यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ होगी विसर्ग संधि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण शब्द में दो संधियों के नियम लागू होते हैं, एक स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। राम धन अयन, क्योंकि मां में से आ और अ में से अ निकला तो बड़ा आ हुआ, तो शब्द बना रामा। और क्योंकि रा की संधि ना से हो रही है तो नाड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए जो राम का अयन, राम का जो समय था वो रामायण था। तो हमारा जो विच्छेद होगा रामायण का वो राम धन अयण या रामा धन आयण न हो करके राम धन अयन होगा, विकल्प चौथा। कला और बूढ़ा चांद कृति पर किस साहित्य रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कोई पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुमित्रा जयशंकर प्रसाद जी को भी पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कला और बूढ़ा चांद कृति सुमित्रा नंदन पंत की है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो तार सप्तक के कवियों को याद करने के लिए उनके काल क्रमानुसार यानी जन्म के अनुसार याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, शॉर्ट्स वीडियो में भी है। अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। अज्ञे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, राम से रामविलास शर्मा, नहीं से नेमिचंद जैन, भारती से भारत भूषण अग्रवाल और गज से गजानन माधव मुक्तिबोध।
पर से प्रभाकर माचवे, और भारती से तो भारत भूषण अग्रवाल मैंने बता ही दिए। तो हमारा उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किसी भी सप्तक का कवि नहीं माना जाता, क्योंकि ये किसी भी सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं थे। तार सप्तक की परंपरा अज्ञे द्वारा प्रारंभ की गई, जिसमें 4 सप्तकों का संपादन हुआ। पहले सप्तक को तार सप्तक और बाकी 3 को दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के नाम से जाना जाता है। सप्तकों के सन की भी मैंने ट्रिक शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी संबंधी शुद्धियों को चयनित करने के लिए यदि हम उपसर्ग, प्रत्यय और संधि के नियमों को भली भांति यदि समझ लें तो बहुत सहजता हो जाती है। जैसे पुनः धन उत्थान, तो विसर्ग से पहले आ रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, और यहाँ उ आ रहा है। तो विसर्ग जो होगा, सॉरी पिछला नियम तो ओ वाला था, उस स्थिति में ये र में परिवर्तित हो जाएगा। और ये आधे र में क्योंकि परिवर्तित होगा तो इस आधे र को उ अपनी मात्रा दे देगा, तो शब्द बनेगा पुनरुत्थान, अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 का। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान। प्रश्न संख्या 31, यह काम मैं आप ही कर लूंगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो भाई काम अपने आप हो रहा है, स्वयं हो रहा है, स्वयं का बोध करा रहा है, निजता का बोध करा रहा है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए या चुनिए। लड़कियां, वस्तुएं, पेट्रोल और कोई नहीं। लड़कियों का एक वचन लड़की होता है, वस्तुएं का बहुवचन वस्तु होगा, लेकिन पेट्रोल क्योंकि पदार्थवाचक संज्ञा है और वह लिक्विड भी है, तरल भी है, तो यह एक वचन के अंतर्गत आएगी। यह सदैव एक वचन होगा। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। पुलिस को देखकर वह भाग गया। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो पुलिस को देखकर वह भाग गया, वह अपने निश्चित स्थान से, पूर्व निर्धारित स्थान से अलग हो गया। तो अलगाव का बोध अपादान कारक के अंतर्गत होता है। वाक्य में को शब्द को देख करके सीधे सीधे कर्म कारक न लगाए, वाक्य के भावार्थ को समझे। भावार्थ में वह भाग गया, अपनी जगह से अलग हो गया, और यदि वह अलग हो गया तो अपादान का बोध हो रहा है, अर्थात वाक्य में अपादान कारक चिन्ह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या फिर क्रुद्ध। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा क्रोध भाव है, तो हमारा उत्तर होगा ए। क्रोध में ई प्रत्यय लगाकर हमने क्रोधी कह दिया, और व्यक्ति क्रोधी नहीं क्रुद्ध होता है, या उसमें जब इत प्रत्यय लगाते हैं तो उसकी विशेषता विशेषण के रूप में हम क्रोधित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए, जिसमें भाववाचक संज्ञा है। देशभक्ति का सामासिक पद चुनिए।
सबसे पहले देशभक्ति में हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष समास नहीं है, जो कि आमतौर पर हम कह देते हैं देश की भक्ति। नहीं, भक्ति देश की नहीं है बल्कि देश के लिए है। तो हमारा देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, अर्थात देशभक्ति का पद विग्रह न देश की भक्ति होगा, न देश में भक्ति होगा और न ही देश को भक्ति होगा, बल्कि देश के लिए जो भक्ति की भावना है वही देशभक्ति होती है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हल्दी तद्भव है, इसका तत्सम होता है हरिद्रा। पलंग तद्भव है, इसको तत्सम में कहा जाता है पर्यंक। सूर्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सूरज होता है। और यहां पर नहीं शब्द प्रश्न में से छूट गया है। तत्सम नहीं, अच्छा सॉरी, तत्सम शब्द है, बिल्कुल प्रश्न भी सही है, विकल्प भी सही है, क्योंकि हल्दी और पलंग तद्भव हैं जिनका तत्सम मैंने आपको बता दिया। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से वर्ग का कौन सा वर्ण अल्प प्राण होता है? स्पर्श व्यंजन के 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5-5 होती है और उसी क्रम में पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा सघोष होता है और चौथा, पांचवा, दूसरा और चौथा, ये विकल्प तो हमारे स्पर्श व्यंजनों में नहीं आएगा, क्योंकि पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा तीसरा चौथा सघोष, और यदि मैं यहाँ कहूँ कि पांचवे की जगह पर दूसरा शब्द का प्रयोग कर लूँ तो ये महाप्राण के दरमियान अंतर्गत आ जाएगा। हमारा उत्तर लेकिन होगा विकल्प बी। और आज की इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान का संबंध किस समास के अंतर्गत पाया जाता है? अव्ययी भाव समास में तो पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्गों का प्रयोग होता है, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा, कर्मधारय समास। आज की इस टेस्ट सीरीज में इतने ही प्रश्न, हमने पूरे 38 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कर लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के आप 38 प्रश्नों को ही फेस करेंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसमें का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप चाहें तो मेरे नाम से यानी कि चैनल के नाम से, प्रांजलि प्रज्ञान नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें जुड़कर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और एक बेहतर विकल्प भी आपके लिए हो सकता है कि पहले आप पीडीएफ से आंसर दीजिए और इस पीडीएफ के अंतिम पेज पर सारे प्रश्नों की उत्तर यानी आंसर की भी दी गई है, तो आप इसकी एक से अधिक बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।